नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का डिस्कशन आज से शुरू हो रहा है। इस डिस्कशन को हम लोग किस प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर पहले ये बात कर लेते हैं और उसके साथ ही साथ हम लोग आज इसके पहले लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले कि इसकी शुरुआत करें, देखिए आप लोगों के द्वारा साइंस को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के बार बार कहा जा रहा है, तो निश्चिंत रहिए, जो भी और जितने भी घटना चक्र के ये सारे टॉपिक हैं सब कंप्लीट करवाए जाएंगे। हमारा जो पूरा फोकस है वह है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीएससी, जिसकी डेट है 24 अक्टूबर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को और निश्चिंत होकर के एकदम रहिए। यह सारी चीज़ें आपकी मैं कंप्लीट करवा कर ही छोड़ूंगा। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, देखिए आप लोगों की तरफ से कोई भी और किसी भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। आप लोग भी थोड़ा बहुत कमेंट के माध्यम से, लाइक करने के माध्यम से, इनसे मुझे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिए कि इनसे मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है। इवन मुझे यूट्यूब से भी अभी तक फ़िलहाल 1 रुपया भी नहीं मिला है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख करके चलिए। फ़िलहाल छोड़िए वो सब बातें, मुझे थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से भी तो मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए ना। अकेले आदमी कब से एफर्ट लगा रहा है। आप लोग बस शांति से लेक्चर देखते हैं, चले जाते हैं। अरे उसको लाइक कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। होता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं, थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। एक मेंटली मोटिवेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, वह मिलती है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए बात कर लेते हैं। रोज़ रोज़ क्या ही बोलना है इन सब के बारे में। देखिए, इस बुक को हम लोग लगभग 9 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें लगभग 18 लेक्चर इस पूरी बुक के बनने वाले हैं। फिलहाल आज के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक की, यानी कि पेज नंबर 1 से लेकर के हम लोग चलेंगे पेज नंबर 29 तक। ठीक है, पेज नंबर 29 यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए, भारत का संवैधानिक विकास 2 स्तरों पर हुआ था। पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, यानी कि 1857 के बाद और 1857 के पहले तक। उन्हीं से संबंधित प्रश्न यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। इन सब के बारे में हिस्ट्री में भी हमने डिटेल से पढ़ा है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें याद होंगी बहुत अच्छे से। हाँ, वहाँ पर जो भारत का संवैधानिक विकास वाली टॉपिक था वह अभी नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में किसी भी दिन आपको वह लेक्चर भी मिल जाएगा। अभी तो वहाँ पर हम लोग स्वतंत्र ही नहीं हुए हैं। मुझे याद है अच्छे से कहाँ पर कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। बिल्कुल आसान है, पॉलिटी कहीं से मुश्किल नहीं है। एकदम अपने दिमाग में इसकी कठिनाइयों का स्तर शून्य करते हुए लेक्चर को देखिए। और दूसरी चीज़, पूरा लेक्चर देखने का प्रयास करा करिए, अंत तक लेक्चर्स देखिए। नहीं लाइक कर रहे हैं मत कीजिए, लेकिन लेक्चर को पूरा देखिए, तभी आपको इसका कंप्लीट बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी, पिट्स इंडिया एक्ट या पिट का भारत अधिनियम 1784, सी, चार्टर एक्ट 1813 या डी, चार्टर एक्ट 1833। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कलकत्ता में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। हालांकि ये हिस्ट्री की बात है, वहाँ पे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, फिलहाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसकी स्थापना 1774 में की गई थी और सर एलिजा इम्फे इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, पहला, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए, केवल ए, बी, केवल 2,
सी दोनों, 1 और 2, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल एक, क्योंकि कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सन 1774 में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे, और साथ ही साथ इनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी इस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। चलिए, बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ एक सूची दी हुई है और एक दूसरी सूची भी दी हुई है, यानी कि 2 सूचियाँ दी हुई हैं। इनको हमें सुमेलित करवाना है नीचे दिए गए कूट के माध्यम से। एक तरफ विभिन्न जो है वह प्रावधान है और दूसरी तरफ उन प्रावधानों को मिलाने के लिए विभिन्न अधिनियम है। तो पहला है ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। दूसरा, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833। कूट है ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3 या डी 2 4 1 3। आसान है, परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सिंपल। देखिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अभी अभी हमने पढ़ा कि कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से या नियामक अधिनियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का पहला वाला हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना देखिए, यह पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से की गई थी। दरअसल पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बची हुई कमियों में सुधार करने के लिए या शेष रह गई चीज़ों को पूरा करने के लिए, या सिंपलेस्ट वे में आप कहिए तो जो 1784 का पिट्स अधिनियम लाया गया था वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों को दूर करने के लिए लाया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। फिलहाल हिस्ट्री में बात करते हैं, देखिए, और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति यह चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से दी गई थी। यह वही चार्टर अधिनियम 1813 है जिसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए उसको मात्र और मात्र चीन और बताइए किसके साथ, चाय के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था। अन्य क्षेत्रों के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसी 1813 के अधिनियम के माध्यम से भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए नगद प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया था, जिसके लिए अभी चलिए इसके बारे में अभी अगला प्रश्न आएगा तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से दी गई थी। तो वहीं गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से, ठीक है। चल बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ देखना है क्या, देखिए, नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स का भारत अधिनियम 1784 जो है यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान करता है। चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई और अंत में चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी या कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट और जो हमारा अगला प्रश्न है वह शिक्षा से संबंधित है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखिए, ऑब्लिक वाला रहे ना प्रश्न, तो मैंने बोला है आपसे कई बार कि एक ही साइड वाले को पढ़ा करिए, ठीक है। किससे पढ़िए या किन से पढ़िए, एक साइड के हिस्से को पढ़िए, दूसरे को अवॉइड कर दिया करिए, ठीक। तो पहला है 1833 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा
प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 2, 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 के तीनों ही कथन सही है। इस चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस 1 लाख रुपये को कैसे दिया जाना है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इसका गठन 1833 में किया गया था और ओरिएंटल और क्या कहते हैं, एंग्लोस्टिक कहते हैं ना आंग्लविद को, इनके मध्य जो विवाद हुआ था, प्राच्यविद यानी जो भारत की प्राचीन परंपरा के माध्यम से प्राचीन शैक्षिक पद्धति को अपना समर्थन दे रहे थे उनको प्राच्यविद कहा जाता है, और जो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे उनको आंग्लविद कहा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के विवाद के बाद भी इस अंग्रेजी शिक्षा की नींव भारत में रखी गई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली यानी कि प्राचीन या प्राच्य शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का ग्रांट देने की थी। इस समिति में 10 के 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और इस जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह थे लॉर्ड मैकाले। ये वही लॉर्ड मैकाले थे जो आगे चल कर के 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में नियुक्त हुए थे। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। कब से? 1835 से। ठीक है, और आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के जो नेता थे वह थे ट्रेवेलियन, जबकि प्राच्य यानी कि ओरिएंटल शिक्षा के जो समर्थक थे वह थे H.T. प्रिंसेप। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शंस है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम या डी 1873 का चार्टर अधिनियम। जो सही आंसर है वह आपको पहले ही बताया गया, ऑप्शन नंबर ए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरी भारत आते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया भारत में शिक्षा के प्रसार को लिए, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था सिवाय चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार के। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वही चीज़ें मिलेंगी लेकिन देख लेते हैं, याद रहेगा। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ये चाय और चीन के साथ किए जाने वाले व्यापारिक एकाधिकार या यूं कह लीजिए तो समस्त या सभी प्रकार के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। बिल्कुल नॉर्मल वे में लीजिए,
एकदम जनरली इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, आप आसानी से प्रश्नों को समझ जाएंगे। देखिए, कोई भी अधिनियम लाया जाता था तो वह लाया जाता था भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश। अधिनियमों लाने की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? शुरुआत में जाइए, एकदम शुरुआत में, एकदम स्टार्टिंग में चलिए। ब्रिटिश संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कुछ विवाद चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापारी लगातार प्रॉफिट में चल रहे थे, ठीक है, लेकिन कंपनी जो है वह लगातार लॉस में यानी कि घाटे में चल रही थी, और कंपनी के जो कर्मचारी थे वह प्रॉफिट में चल रहे थे। इवन कंपनी को लोन तक लेना पड़ रहा था इंग्लैंड में अपना व्यापार भारत में चलाने के लिए, अपना क्षेत्र भारत में बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब चूंकि कई बार कंपनी लोन ले रही है तो ब्रिटिश संसद ने नज़र रखनी शुरू की और उसने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार की अराजकता व्याप्त है। ब्रिटिश संसद ने फिर इसका विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से कंपनी पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहा, और इसी का परिणाम रहा जो विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखे, ठीक है। अब इन रेगुलेटिंग एक्ट्स के माध्यम से कंपनी जो है वह क्या करती थी, जो भारतीय राज्य क्षेत्र थे या कंपनी के लिए जो कंपनी का जो भारतीय राज्य क्षेत्र था उस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण जो है वह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, और अंततोगत्वा 1857 के अधिनियम के माध्यम से पूरा का पूरा कंपनी को समाप्त करते हुए संपूर्ण भारत को संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत को ब्रिटिश भारतीय प्रांत मान लिया गया था, ठीक है। एकदम सिंपल वे में और डिटेल वे में अगर आप हिस्ट्री पढ़े होते तो आप ऑप्शन नंबर 2 को लेकर के कभी भी कंफ्यूज ना होते, ठीक है। अब भारत के राजस्व की बात कर रहे हैं कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में सीधे कब गया? कंपनी जब समाप्त होती है। बीच की बिचौलिया थी ना, इधर मान लीजिए ब्रिटेन था, यहाँ कंपनी थी, और यहाँ था इंडिया। कुछ भी ब्रिटिश संसद को करना होता तो वह कंपनी के माध्यम से इंडिया में करती थी। अब ब्रिटिश संसद ने किया क्या कि जब 1858 में अधिनियम लाया गया तब कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत को कर लिया गया। अंततोगत्वा जब इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो भारत का जो संपूर्ण राजस्व था वह ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यहाँ पर प्रश्न में चार्टर एक्ट 1813 की बात की गई, तो गलत होगा या सही? गलत होगा, ठीक है। बाकी पहला स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरी भारत आते हैं और साथ ही साथ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब बताइए कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही होगा। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। बिल्कुल स्पष्ट है, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन सही है, कथन 3 गलत है, ठीक है। हमको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता है। अब चार्टर एक्ट एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं ना। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार उसका बना रहा था, उसके बाद समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे के 20 वर्षों 1813 के बाद 1833 में अधिनियम आया, आगे के 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व का कार्य सौंपा गया। आगे चल करके क्राउन की आगे चल करके कहाँ गया? भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। विशेष तौर पर राजस्व प्रशासन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया के भी गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए
तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। ठीक है, किस प्रकार से बताइए। इस एक्ट में सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया, जिसमें यह बात कही गई किस अधिनियम में, 1833 के चार्टर अधिनियम में सरकारी नियुक्तियों के लिए क्या किया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। और यह भी कहा गया कि इन नियुक्तियों में क्राउन के अंतर्गत आने वाले किसी भी भारतीय या देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, उसके वर्ण यानी कि कलर तथा इनमें से किसी भी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, और क्या क्या प्रावधान किए गए थे इस चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से। कंपनी के शासन को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 1853 तक होगा कंपनी का शासन। दूसरी चीज़, व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए कंपनी को नियुक्त किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण किया गया। अब जो सपरिषद गवर्नर जनरल था उसी को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। मद्रास और बम्बई की संविधान सभाओं के कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसी भी अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय, कितने सदस्य, 3 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसके रूप में, चौथे सदस्य के रूप में, यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब एक अतिरिक्त सदस्य शामिल हो गया। और कितने सदस्य हो गए, कुल 4। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ और जान लीजिए कि इसी एक्ट के द्वारा दास प्रथा भी, हालांकि हिस्ट्री में बताता तो ज़्यादा मजा आता, और बताया भी है दास प्रथा के बारे में बहुत डिटेल से। ठीक है, इसी एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने की भी आज्ञा दी गई थी, या फिर दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया था। अंततोगत्वा 1843 में एलन बेरो के द्वारा इस दास प्रथा को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा थी वह थी धारा संख्या 87, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। आगे चलकर के राजनीतिक आंदोलन में 1833 की यह धारा प्रशासन में भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है ब्रिटिश शासन के अधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और बात कर लेते हैं इन चैप्टर्स के प्रश्न के बारे में। तो जो पहला प्रश्न है वह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ए, भारत परिषद अधिनियम 1861, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या डी, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह तो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से भारतीय विधान परिषद में जो भारतीय थे उनको बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए गलती से बोल दिया, ऑप्शन बी। ठीक है, अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को आराम से सुनिएगा। देखिए, इस एक्ट में केवल भारतीय विधान परिषद की शक्तियां, कार्य और उनकी संरचना का उल्लेख किया गया था। किसके, भारतीय परिषद की संरचना का। ठीक है, अब केंद्रीय विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या थी वह कर दी गई 10 और अधिकतम सदस्यों की संख्या जो थी वह कर दी गई 16। ठीक है, न्यूनतम अब केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य हो सकते थे वह हो सकते थे 10, और जो केंद्रीय विधान परिषद के अधिकतम सदस्य हो सकते थे वह हो सकते थे 16। ठीक है, अब विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ाए गए थे। पहला कौन सा था, पहला था बजट पर अपना विचार प्रकट करने का अधिकार। हालांकि अगर
इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखना हो अथवा सदन में मत विभाजन कराना हो तो उनको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं था। वह बस बजट पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकते थे। ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा था सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व की सूचना देकर के उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। ठीक है। और दूसरी चीज़, इस एक्ट का जो और अधिक महत्वपूर्ण प्रावधान था वह था कि इसके माध्यम से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है। किसकी? निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। किसके माध्यम से? भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से। हालांकि शब्द निर्वाचन का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था। ठीक है। जो निर्वाचन की पद्धति थी वह अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत के समान संज्ञा प्रदान की जाती थी या मनोनीत सदस्यों के समान ही समझा जाता था। ठीक है। तो चलें अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मताधिकार का अधिकार नहीं था। और कोई भी अगर सार्वजनिक हित का प्रश्न है तो 6 दिन की पूर्व नोटिस पर वह कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकता था, जो भी सदस्य है। ठीक है। हालांकि उसको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ए. भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बी. मार्ले मिंटो सुधार 1909। सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 या मार्ले मिंटो सुधार, भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर एक सेकंड, भारत शासन अधिनियम कहाँ से हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी भारतीय परिषद में। कहाँ गया इसका एक्सप्लेनेशन? कभी कभी ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. भारत परिषद अधिनियम 1861। बी. भारत सरकार अधिनियम 1909। सी. भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी. उपरयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में से कोई नहीं। भारत में संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है। भारत में प्रथम बार संघ बनाने की बात भी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से की गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत शामिल थे और साथ ही साथ भारतीय देशी राज्यों के भी प्रांत उसमें शामिल करते हुए एक संघ बनाने की बात कही गई थी, जिसके अंतर्गत एक संघीय न्यायालय का भी गठन किया जाना था। ठीक, तो उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि केंद्र में द्वैध शासन
किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए 1909 के अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारत सरकार अधिनियम 1947। चलिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की बात की जा रही है। द्वैध शासन का अर्थ क्या निकालते हैं आप लोग बताइए? एक हस्तांतरित विषय होता है वहाँ पर और एक होता है आरक्षित विषय। ठीक है, हस्तांतरित विषय के अधिकार किसी और को, आरक्षित विषय के अधिकार किसी और को प्रदान किए जाते हैं। यही होता है द्वैध शासन का अर्थ। अब बताइए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया था। ठीक है, प्रांतों को स्वायत्तता देने की शुरुआत भी की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। किस प्रकार से? तो प्रांतों से संबंधित जो द्वैध विधान थे या जो द्वैध शासन का जो प्रावधान था उनको समाप्त कर दिया गया था। अगर बात करें कि प्रांतों में यह अधिनियम कब आया गया था, कब लाया गया था, या प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी, तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से की गई थी। ठीक है, तो चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने आदि का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? डायरेक्ट आंसर करें। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और केंद्र द्वारा प्रांतों को कुछ विधायिनी शक्ति हस्तांतरित की गई थी। ठीक है, जबकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के 1909 के अधिनियम के माध्यम से ही शुरू कर दी गई थी। आइए देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में लागू किया गया था या पारित किया गया था। इसी कारण इसको मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक राज्य में राज्यों के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। ठीक है, आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यपरिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा किया गया संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में। जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था 1909 के अधिनियम के तहत, जिसको इस 1919 के अधिनियम के तहत भी जारी रखा गया और साथ ही साथ इसका विस्तार अब सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी कर दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। विधान पालिका ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा,
सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है, आइए बात करते हैं इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। जैसे अभी राज्यसभा है और लोकसभा है। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भारत सरकार अधिनियम 1919 में कुल की गई थी 60 सदस्यों की। इन सभी 60 सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था। इन 60 सदस्यों में से 20 सदस्य जो है वह मनोनीत किए जाते थे, या ये 20 सदस्य जो हैं वह सरकारी हो सकते थे। ठीक है, जबकि आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जबकि राज्यों में या प्रांतों में क्या किया गया था? प्रांतों में किया गया था द्वैध शासन का व्यवस्था। वहाँ के विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। और केंद्र में क्या किया गया? तो केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना की गई। अब काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्य परिषद जो है वह 5 वर्ष तक बैठती थी। और इसमें जो है अधिकतम 60 सदस्य हो सकते थे, जिसमें से 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। और जो लोअर सदन था या फिर जो निम्न सदन था उसको केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया। इसकी अवधि भी 3 वर्ष की थी। ठीक है, लोकसभा की अवधि 3 वर्ष थी, राज्यसभा की अवधि 5 वर्ष की थी। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19, ये नहीं याद रखना। ठीक है, अब लोकसभा के जो सदस्यों की जो मूलतः संख्या थी वह थी कुल 140। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की जो मूलतः यानी कि भारत शासन अधिनियम में जो व्यवस्था की गई थी वह थी 40 की। ठीक है, 140 सदस्यों की, जिसमें से 100 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था और 40 को मनोनीत किया जाना था। इन मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों में से अधिकतम 26 सदस्य जो थे वह सरकारी सदस्य हो सकते थे। ठीक, अब 1919 के अधिनियम हेतु क्रियान्वयन के लिए जब नियम बनाए गए तब उसमें क्या किया गया? तो राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित करने की बात की गई, जबकि शेष 27 के मनोनीत करने की बात की गई। जबकि जब यह नियम बना था तो कुल 60 में से 40 जो है वह निर्वाचित और 20 जो है वह सरकारी सदस्यों की बात की गई। लेकिन जब नियम बनाए गए तब 33 सदस्यों को जो है वह निर्वाचित किए जाने का प्रावधान किया गया और 27 सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया राज्य परिषद में, जिसका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। ठीक, अब क्या कहते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। मूलतः जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में प्रावधान बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम में, तो उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 140, जिसमें से 40 सदस्यों को मनोनीत किए जाने की बात की गई थी, यानी कि 100 सदस्य जो थे वह निर्वाचित होने वाले थे। और इन 40 में से भी कितने? 26 सदस्य जो थे वह सरकारी हो सकते थे। लेकिन जब नियम बनाया जाने लगा तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। पहले तो इसे बढ़ा करके 143 किया गया। इन 143 में से 102 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना था, यानी कि 41 सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। फिर बाद में नियम बदला गया। अब जो सदस्यों की संख्या थी वह बढ़ करके हो गई 145। ठीक है, जिसमें से बता देता हूँ 104 को निर्वाचित किया जाना था, शेष कितने बच गए? शेष बच गए 41। इन 41 का मनोनयन या फिर इन 41 लोगों को मनोनीत करना था। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेनेशन को समझिए। ठीक है, यही सारी बातें लिखी हुई हैं, अभी ग्राफ के माध्यम से आप देख रहे थे, अब लिखित में देख लीजिए। 1919 के अधिनियम हेतु क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, जिसमें से 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत होने थे, फिर 145 की गई, जिसमें से 104 निर्वाचित और
सॉरी, एक सेकंड रुकिए। तो हाँ देखिए, 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित और शेष 27 के मनोनीत करने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर के पहले 143 की गई, जिसमें 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत होने थे। बाद में इसे फिर बढ़ाते हुए 145 किया गया, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 को मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया था। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि बरार से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता था, ठीक है। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण ये छोड़िए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? भारत शासन अधिनियम 1919। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी, भारत सरकार अधिनियम 1909 या डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में राष्ट्रपति को अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई थी, या यहीं से राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का प्रावधान लिया गया था। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 के तहत आती है, वह प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ए, 1926, बी, 1937, सी, 1945। आसान प्रश्न है। जो कूट है वह है ए, केवल ए, बी, केवल बी और सी, ए और सी दोनों, या डी, ए, बी और सी। चलिए, देखिए, आपको बताया गया था कि जो भी चुनाव हुए थे उनमें से भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव हुए थे वह हुए थे मात्र सिर्फ एक, भारत 1937 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस विभिन्न प्रांतों में अपनी सरकार बनाती फिर इस्तीफा देती है। ठीक है, ये हिस्ट्री में आपको बताया गया है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। बाकी जितने भी चुनाव हुए थे, जैसे भी चुनाव हुए थे संविधान सभा के चुनाव को छोड़ करके, वह सब जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत हुए थे। चाहे 1923 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 26, चाहे 45, चाहे जिस चुनाव को ले लीजिए। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए और सी, जिसमें होगा यह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ए, 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या डी, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता यानी कि मतलब कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम अपने संविधान को ही फॉलो करेंगे। संविधान देश का सर्वोच्च होगा। सिंपल और नॉन टेक्निकल भाषा में आप इसे इस प्रकार से समझिए कि जो सर्वोच्च स्थिति जो होगी, जो सर्वोच्च कानून देश का होगा या जो सर्वोच्च मान्य प्रावधान देश का होगा, वह होगा भारत का संविधान। तो बताइए कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कब प्रवृत्त किया गया था, या किस अधिनियम के माध्यम से इसको प्रवृत्त किया गया था? जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था।
इसी अधिनियम में भारत में संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि व्यवस्थाओं की बात की गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ए. मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही माध्यम से किया गया था, जिसमें 3 तरीके के प्रावधान थे: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। 1935 में उल्लिखित योजना के आधार पर किया गया। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची, हमारे संविधान की भी 7वीं अनुसूची है, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। वहीं भारत शासन अधिनियम 1935 की भी 7वीं अनुसूची में ही संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों का विभाजन किया गया है। और इसके अतिरिक्त प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। और इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया, इस संघ में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी राष्ट्रों को मिला करके बनाया जाना था इस संघ को। ठीक है, लेकिन यह संघ कभी बन नहीं पाया क्योंकि देशी रियासत मानने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि एक विशेष चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ठीक है, मतलब उन विषयों के बारे में जिन विषयों में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख ना हो, वह विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि चलिए एक कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह किसमें निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, कार्यकारिणी परिषद में या कार्यपालिका में? बताइए फिलहाल इस प्रश्न को। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। ए. इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। बी. अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी. यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। या डी. इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर इस द्वैध शासन प्रणाली को केंद्रीय स्तर पर लागू किया था। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां जो है यह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, न कि प्रांतों को। बाकी शेष सभी सही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किए जाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ प्रावधान बनाने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 2 बार प्रावधान ही बोल दिया ना। चलिए कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी थी। इस संघ के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के प्रांत शामिल होने थे, चीफ कमिश्नरों के प्रांत शामिल होने थे और साथ ही साथ देशी रियासतों को भी शामिल किया जाना था। हालांकि यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह गवर्नर जनरल यानी कि ऑप्शन नंबर सी को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है?
ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, या डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, मनोनीत करने का एक और हिंदी आप लोग याद कर लीजिए, समवाचित समा कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा बताइए, स्थायी अवयव कौन सा नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान का होना। लिखित संविधान की बात पहली बार क्रिप्स मिशन के द्वारा की गई थी, मार्च 1942 में जो आया था ना, मार्च 1942 में ही आया था ना, देख लीजिएगा एक बार। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि 1935 का भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है वह हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है इस अधिनियम के माध्यम से अपने संविधान में अंगीकृत की हैं। भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है यह बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर ही आधारित है, जैसे कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय आदि अनेक। ठीक है, नेक्स्ट, और ऐसा करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं इस प्रश्न के बाद। हालांकि 4 चैप्टर नहीं हो पाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे, किसी भी समय आपको लेक्चर मिल जाएगा अगला वाला। आप लोगों के लिए लेक्चर ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था, या बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा जो है वह भारत से अलग हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया और आदि अनेक प्रावधानों के बारे में और दूसरे चैप्टर्स के बारे में भी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।